नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के लेक्चर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और कोशिश ये है कि न केवल मध्य प्रदेश के प्रति बच्चों की समझ विकसित हो और उन्हें सफलता भी प्राप्त हो। आज का टॉपिक एक हमने मिसलिनियस बनाया है, अर्थात विविध बनाया है मध्य प्रदेश का। हमने मध्य प्रदेश की भूगोल आपके सामने संपूर्ण रूप से प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करवा दी है। तो टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश विविध। इनको आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, आंसर देते रहना है बच्चों। देखिए, प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस संस्कार राजधानी के रूप में संज्ञा दी? आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी का दर्जा दिया या संज्ञा दी? आप लोग आंसर दें। देखिए, भोपाल को मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। राजधानी कहा जाता है भोपाल को। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। संस्कार राजधानी कहा जाता है या सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। स्थापत्य कला में हुए विकास के कारण इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल कैपिटल या औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है। तो बताएं, आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी का दर्जा दिया? उसका नाम है जबलपुर। अब देखिएगा, जबलपुर को संस्कार राजधानी केवल विनोबा भावे ने नहीं कहा, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने भी जबलपुर को संस्कार राजधानी के रूप में उपमा दी थी। तो याद रखना है, जबलपुर को संत संत विनोबा विनोबा संत विनोबा भावे और पीटी जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने संस्कार राजधानी की संज्ञा दी। संस्कार राजधानी की संज्ञा दी। याद रखना है। तो कितने लोगों ने जबलपुर को संस्कार राजधानी के रूप में स्थापित किया? संत विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ने जबलपुर को संस्कार राजधानी के रूप में एक संज्ञा दी। आप सब जानते हैं, संत विनोबा भावे को भारत की आजादी के बाद 1950-51 के दशक में भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो संत विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया इंडिया में, भूदान आंदोलन। आजादी के बाद है भूदान आंदोलन। और आप सब जानते हैं, भूदान आंदोलन में भूमि को डोनेट किया गया। अमीर लोगों से या जमींदारों से भूमि को लिया गया और उसे गरीब अर्थात वंचित समुदाय में बांटा गया। इस बात को आपको याद रखना है। कहते हैं, इसी बड़े मूवमेंट के कारण संत विनोबा भावे, जिन्हें महात्मा गांधी ने संत की उपाधि दी, उनको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। ये पहले व्यक्ति हैं इंडिया के जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला? संत विनोबा भावे को, अपने मूवमेंट या सामाजिक कार्य के लिए भूदान आंदोलन के प्रति समर्पित है। इस बात को याद रखना। यह पुरस्कार, जो सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, समानता को स्थापित करना था, जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटना था, और 1951 में संत विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया और उन्हीं ने, संत विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार राजधानी का दर्जा दिया था। इस बात को आपको याद रखना। तो ये था आपका प्रश्न आपके सामने, आपने इसका आंसर दिया होगा। चले, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख, अगला प्रश्न है, जबलपुर मध्य प्रदेश की खालिस्तान राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। अभी अभी आपने देखा, जबलपुर संस्कार राजधानी या
सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी, राजधानी, राजधानी के रूप में, के रूप में, के रूप में, के रूप में स्थापित है, संस्कार राजधानी के रूप में स्थापित है। इस बात को आपको याद रखना है। और संत विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू ने इसको संस्कार राजधानी का दर्जा दिया। तो इसमें कहीं संस्कार राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी नहीं लिखा है। व्यापार या औद्योगिक राजधानी इंदौर को बोलते हैं। संगीत राजधानी सतना के मैहर को बोलते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में शिवपुरी प्रसिद्ध है, या पर्यटक नगर या पर्यटन नगर है शिवपुरी। तो आप जानते हैं व्यापार का संबंध ज्यादातर इंदौर से है और इसे उद्योग से जोड़ते हैं। संगीत राजधानी का संबंध मैहर सतना से है और पर्यटन नगर के रूप में शिवपुरी को दर्जा प्राप्त है, शिवपुरी को दर्जा प्राप्त है। तो इस बात को याद रखना, व्यापार, संगीत और पर्यटन राजधानी जबलपुर नहीं है, बल्कि जबलपुर को पर्यटन राजधानी का दर्जा प्राप्त है। इस बात को आपको याद रखना। और संस्कार राजधानी के रूप में संत विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया, या उसे उपमा दी या उसको संज्ञा दी। तो इस बात को याद रखना, जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है और ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आप लोग टिक लगाएं और आंसर देने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? क्या अशोक है? बिल्कुल नहीं है, अशोका का पेड़। आम है क्या? नहीं है। पीपल है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या है? बरगद है। देखिएगा, बरगद को 1981 में 1981 में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ, काहे का दर्जा प्राप्त हुआ? राजकीय वृक्ष का मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1981 में राजकीय वृक्ष के रूप में बरगद को स्थापित किया। और बरगद का वानस्पतिक या जियोलॉजिकल नाम, वानस्पतिक नाम फाइकस वेनगालिसिस है। फाइकस वेनगालिसिस इसका बरगद का वानस्पतिक नाम है। इस बात को आपको दोस्तों याद रखना। और 1981 में बरगद को राजकीय दर्जा मिला मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, तो इसका आंसर यह हुआ। और वानस्पतिक नाम फाइकस वेनगालिसिस है। तो विविध है और कठिन प्रश्न नहीं है, इस बात को याद रखना है आपको। चले हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। चले अगले प्रश्न का जवाब दें। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन थे? तो याद रखना, बाल कवि नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से संबंधित है लेकिन रचनाकार नहीं है। दीपक तिवारी भी नहीं है। तो इसका आंसर है श्री महेश श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश के राजकीय गान का रचनाकार माना जाता है। देखिएगा, पढ़ते हैं। इसका टाइटल क्या है? शीर्षक, मध्य प्रदेश गान का शीर्षक, सुख का दाता, शब का साथी, शुभ का यह संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो टाइटल क्या हुआ? मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रूप में, रचनाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? महेश श्रीवास्तव। और कहते हैं आदर्श श्रीवास्तव ने इसमें संगीत दिया, आदर्श ने संगीत दिया और इसे गाया सबसे पहले गान शांतनु ने गाया सबसे पहले। शांतनु बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक हैं जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गाया था सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक, तो श्री महेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो महेश श्रीवास्तव, इसका शीर्षक सुख का दाता, सबका साथी, मेरा मध्य प्रदेश है।
आदर्श श्रीवास्तव ने संगीत दिया, शांतनु सान ने इसको गाया। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसका आंसर श्री महेश श्रीवास्तव हुआ। और आप सब जानते हैं कि इसे मान्यता 2011 में मिली, मान्यता प्राप्त हुई। तो कब मध्य प्रदेश के राजकीय गान को मान्यता मिली? 2011 को। याद रखना, यह था मध्य प्रदेश का राजकीय गान। चलें आगे बढ़ते हैं, आंसर देते रहना है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? क्या मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोन चिड़िया है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, गलत हुआ। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज साहे बुलबुल है। साहे बुलबुल है। दूधराज या साहे बुलबुल है। सोन चिड़िया का 2 जगह संरक्षण होता है, करेरा शिवपुरी अभ्यारण्य में और घाटी गांव ग्वालियर अभ्यारण्य में। याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली रोहू है। बिल्कुल गलत है भैया, रोहू नहीं है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम महासीर है। टेरा पुइटेरा इसका नाम है, जो साइंटिफिक नेम है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है। बिल्कुल गलत है भैया। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है, जिसका मतलब होता है लिलियम कैंडिडम। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बिल्कुल राइट आंसर है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो इसका आंसर आपने दिया होगा। इसे दर्जा 1981 में मिला। 1981 में इसको राजकीय दर्जा मिला बारहसिंगा को। बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम रुसवर्स डुबाऊ शेली है। रुसवर्स डुबाऊ शेली है। क्या है? रुसवर्स डुबाऊ शेली है। और प्रजाति इसकी ब्रेडरी है। प्रजाति बारहसिंगा की ब्रेडरी है। तो प्रजाति का नाम क्या है? ब्रेडरी प्रजाति का है। और ये कान्हा किसली मंडला का नेशनल पार्क है, जो पहला नेशनल पार्क है। यहां पर बारहसिंगा पाए जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, यह राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोन चिड़िया नहीं है, बल्कि दूधराज है। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली रोहू नहीं है, महासीर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल नहीं, सफेद लिली है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। ये राइट आंसर हुआ आपका। और इसे 1981 में दर्जा मिला। इसका साइंटिफिक नाम रुसवर्स डुबाऊ शेली है। इसकी प्रजाति ब्रेडरी है। और ये कान्हा किसली मंडला में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपने इसका आंसर दिया होगा और आप समझ पाए होंगे चीजों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। देख, अगला प्रश्न सॉल्व करें। देख, प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पशु पक्षी जीव राजकीय चिन्ह, एक तरफ नाम लिखे हैं, उनका राजकीय प्रतीक लिखा है। तो क्या ये है कि नहीं, ये बताना है। महासीर राजकीय क्या पक्षी है? बिल्कुल गलत है भैया, मछली है। टेरा पुइटेरा या टेरा टोरा बड़वाहा में इसका प्रजनन केंद्र है, बड़वाहा। और ये खंडवा खरगोन में नर्मदा नदी में पाई जाने वाली मछली है महासीर, जिसे 2011 में मध्य प्रदेश ने राजकीय दर्जा दिया है। दूधराज क्या राजकीय मछली है? बिल्कुल गलत है भैया। दूधराज राजकीय पक्षी है, जिसे साहे बुलबुल कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर होता है। क्या होता है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक। बारहसिंगा राजकीय पशु है, बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बारे में हम बता चुके हैं। रुसवर्स डुबाऊ शेली इसका साइंटिफिक नाम है। और इसे मध्य प्रदेश शासन ने 1981 में राजकीय पशु का दर्जा दिया। इस बात को आपको याद रखना। तो इनमें से कौन से सही सुमेलित है? केवल 3। तो इसका आंसर दिया होगा आपने, क्या है? केवल 3। ठीक। तो ये था आपके सामने प्रश्न 6वां। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, आप लोग जवाब देते रहें। कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? आंसर दें।
प्रश्न आपके सामने है, कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक या वर्ड के रूप में माना जाता है? आंसर दें। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, ग्रेट हॉर्नबिल, भारतीय रोलर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सभी पक्षी लिखे हैं। राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी का नाम आप सब जानते हैं, दूधराज, दूधराज या साहे बुलबुल है। साहे बुलबुल है। क्या है? दूधराज या साहे बुलबुल है। और इसका साइंटिफिक नेम पैराडाइज फ्लाईकैचर है। पैराडाइज पैराडाइज फ्लाईकैचर इसका साइंटिफिक नाम है। और याद रखना, इसे 1981 में राजकीय दर्जा प्राप्त हुआ। तो राजकीय दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1981 में इसको राजकीय दर्जा प्राप्त हुआ। इस बात को याद रखना। तो दूधराज साहे बुलबुल, साइंटिफिक नेम पैराडाइज फ्लाईकैचर, और 1981 में राजकीय दर्जा प्राप्त हुआ, उसका नाम एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर दूधराज है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है या राजकीय पक्षी है। ठीक, इस बात को याद रखना है दोस्तों। आप लोग समझ पाए होंगे कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में स्थापित है या माना जाता है? दूधराज साहे बुलबुल, जिसका साइंटिफिक नाम पैराडाइज फ्लाईकैचर है, जिसे 1981 में स्थापित किया गया था। आपने जवाब दिया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देख, अगला प्रश्न देख, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? आंसर दें आप लोग। देखें, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जिसे फजल अली आयोग भी बोलते हैं, फजल अली आयोग कहते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर फजल अली आयोग जिसे कहते हैं, उनके अध्यक्ष थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुजरू उसके मेंबर थे, सदस्य थे। 3 सदस्यीय था राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग, जिसका गठन इस आयोग का गठन 1953 में हुआ। और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। और इसकी रिपोर्ट लागू 1 नवंबर 1956 को हुई। और इसमें 14 स्टेट या 14 राज्य भाषा के आधार पर देश में बने। 14 स्टेट बने और उनमें से एक स्टेट मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो इसमें आंसर देखें क्या होगा? 1 नवंबर 1956। और याद रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग में 2 मेंबर थे। अध्यक्ष का नाम फजल अली है और 2 मेंबर कौन से? हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पणिक्कर। हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पणिक्कर 2 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। और इसके अध्यक्ष का नाम फजल अली है, इसलिए इस आयोग का नाम फजल अली आयोग भी है। और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जी, तो आप लोग समझ गए होंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर फजल अली आयोग की सिफारिश पर। ठीक,
आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया? आप जानते हैं 1 नवंबर 2000 को, इसका आंसर आपने दिया होगा, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, विभाजन हुआ। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 को किया गया। आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन किया जाता है। कौन करता है? पार्लियामेंट या संसद, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 का उपयोग करके। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। अनुच्छेद 3 के द्वारा राज्यों की सीमा में संसद परिवर्तन कर सकती है और कहते हैं छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने से, छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने से, छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने से दो भौगोलिक क्षेत्र जिनका नाम दंडकारण्य वन क्षेत्र है और एक का नाम महानदी का बेसिन क्षेत्र, ये दोनों सीजी में चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक, तो अजीत जोगी वहां के पहले सीएम बनते हैं और मध्य प्रदेश का विभाजन दिग्गी राजा अर्थात दिग्विजय सिंह के समय पर हुआ था। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, जब मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। अनुच्छेद 3 के द्वारा राज्यों की सीमा में परिवर्तन यानी घटा और बढ़ाना संसद का कार्य होता है। छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने से दो भौगोलिक क्षेत्र दंडकारण्य और महानदी का बेसिन क्षेत्र दोनों ही छत्तीसगढ़ में चले गए। दोस्तों आपने इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न का जवाब दें। प्रश्न है आपके सामने, पढ़ें। मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है? आंसर दें। IST का मतलब होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन या रेखा। देखें, मानक समय रेखा या समय का निर्धारण काहे से होता है? समय का निर्धारण देशांतर लॉन्गिट्यूड लाइन से होता है, देशांतर रेखा से होता है। देख, और विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। ये विश्व की मानक समय रेखा है। इसके आधार पर अलग अलग देशों ने अपनी अपनी मानक समय रेखाएं बनाई और भारत की मानक समय रेखा क्या है?
आप सब जानते हैं इंडिया इंडिया ग्लोब में उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तर अक्षांश में उत्तर लगाते, देशांतर में पूर्वी लगाते तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। देशांतर में पूर्व लगेगा इंडिया के संदर्भ में, और अक्षांश में उत्तर लगेगा क्योंकि हम ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के आंसर दें जब तक। इलाहाबाद के नैनी से, ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, ये यूडी उड़ीसा से भी गुजरती है, और ये यूपी तो है ही है, और ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। तो बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर होगा सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। केवल एक ही जिला है जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, यहां सिंगरौली से गुजरती है। आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। विश्व का मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी रेखा गुजरती है? तो उसका आंसर सिंगरौली होगा। आपने इसका आंसर दे दिया होगा दोस्तों। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट क्या है? आंसर दें इसका। कलगी तुर्रा नहीं है, गम्मत नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? माछ है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट माछ है, और यह मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मालवा क्षेत्र से संबंधित है। तो माछ मध्य प्रदेश का, माछ एमपी का राजकीय नाट्य है। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन है? माछ है। आपने आंसर दे दिया होगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ, जो मालवा से संबंधित है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 7 नहीं है भैया, 8 नहीं है भैया, 9 नहीं है भैया, इसका आंसर क्या है? 5 है। आप जानते हैं अगर हम मध्य प्रदेश को बनाएं तो लंबाई में 605 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है एमपी, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में 870 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। लंबाई 605 है और चौड़ाई 870 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण 605 और पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर में मध्य प्रदेश फैला है। मध्य प्रदेश के उत्तर में जाएंगे तो आपको यूपी मिल जाएगा। अगर उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो आपको राजस्थान मिल जाएगा। अगर आप दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो आपको गुजरात मिल जाएगा। ठीक। और अगर आप दक्षिण में आएंगे तो महाराष्ट्र मिल जाएगा। और अगर आप दक्षिण पूर्व में आएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। तो कितने हो गए बताएं हमें? 1 2 3 4 5। तो कितने राज्यों के सीमावर्ती, मध्य प्रदेश के कितने राज्य सीमावर्ती राज्य हैं? तो उसका आंसर दोस्तों आपने दिया होगा। उसका आंसर 5 है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा सीमा यूपी से साझा करता है मध्य प्रदेश। इस बात को आपको याद रखना है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 5। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश की है। चलो, आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। प्रश्न पढ़िए।
मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर दीजिए। देख, एमपी के सीएम प्रथम सीएम एमपी के कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनका संबंध अब छत्तीसगढ़ से है, पंडित रविशंकर शुक्ल। अब देखें, प्रथम महिला सीएम उमा भारती थी। प्रथम आदिवासी सीएम, प्रथम आदिवासी सीएम, प्रथम आदिवासी सीएम। तो प्रथम महिला सीएम उमा भारती, प्रथम आदिवासी सीएम राजा नरेश चंद्र सिंह 13 दिन के लिए रहे थे। और पहले गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, उनका नाम कैलाश चंद्र जोशी है। कैलाश चंद्र जोशी सबसे ज्यादा समय तक सबसे ज्यादा समय तक सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे। शिवराज सिंह चौहान रहे एमपी के सीएम। और सबसे कम समय एमपी के सीएम, सबसे कम समय एमपी के सीएम कौन रहे? उनका नाम अर्जुन सिंह था। उनका नाम अर्जुन सिंह है। 1 दिन के लिए रहे थे, 13 दिन नरेश चंद्र सिंह रहे। ठीक, तो प्रथम सीएम रविशंकर शुक्ल, प्रथम महिला सीएम उमा भारती, प्रथम आदिवासी सीएम राजा नरेश चंद्र सिंह 13 दिन के लिए, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कैलाश चंद्र जोशी, और सबसे कम समय तक अर्जुन सिंह 1 दिन के लिए एक बार बने थे, और सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान हैं। तो इसका आंसर प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कैलाश चंद्र जोशी। दोस्तों, आपने आंसर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ? बताएं। आप सबको पता है, जैसे ही मराठा राघोजी तृतीय का देहांत हुआ तो मराठा कमजोर पड़ गए। रघोजी तृतीय की मौत के कारण कमजोर पड़ गए मराठे। और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और विदर्भ क्षेत्र जो महाराष्ट्र से संबंधित है, वहां पर मराठों का शासन था। कहते हैं जब ये कमजोर पड़ गए तो अंग्रेजों ने एमपी के दक्षिणी क्षेत्र एमपी के कौन से क्षेत्र? दक्षिणी क्षेत्र को 11 दिसंबर 1853 को अपने आधिपत्य में ले लिया। काहे में ले लिया? आधिपत्य में ले लिया। कब? 11 दिसंबर 1853 को अंग्रेजों ने एमपी के दक्षिणी क्षेत्र को अपने आधिपत्य में ले लिया। याद रखना। तो जैसे ही मराठा राघोजी तृतीय का देहांत हुआ तो मराठा कमजोर पड़ गए। अंग्रेजों ने एमपी के दक्षिणी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो याद रखना है। और एमपी का पुराना नाम जो अंग्रेजों के कालखंड का है, सेंट्रल
प्रोविंस एवं एवं बरार है, एवं बरार है। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार है मध्य प्रदेश का पुराना नाम, जो अंग्रेजों के कालखंड का है। तो मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य स्थापित हुआ, इसका आंसर है 11 दिसंबर 1853। तो राइट आंसर क्या होगा? 11 दिसंबर 1853। दोस्तों आपने आंसर दिया होगा, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य 11 दिसंबर 1853 को स्थापित हुआ और मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार है। ठीक। रघोजी तृतीय के देहांत के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रफल पर हो गया 11 दिसंबर 1853 को। अब देखें मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? रागनी है क्या, कर्मा है क्या, सेला है क्या? नहीं है भैया, इसका आंसर दिया होगा राई है। तो राई के बारे में कुछ बातें जान लो। राई यह मुख्यतः बुंदेलखंड में किया जाता है और इसके प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी थी। कौन थी? ज्ञानेश्वरी थी, जो कटनी से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? कटनी से ज्ञानेश्वरी थी। और मृदंग वादक जो कहते हैं, नृत्यांगनाओं को राई में नचाते हैं, ढोलक जिसे मृदंग कहते हैं उनकी ढोलक को। तो मृदंग वादक जो सागर के हैं, राम सहाय पांडे का देहांत हो गया वर्तमान में। ठीक है। और इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, देश का चौथा नागरिक सम्मान। मृदंग वादक सागर के थे, कहते हैं राई में नृत्यांगनाओं को डांस कराते थे, इसलिए इनको घर से निकाल दिया गया था। ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें देश का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा और वर्तमान में इनका देहांत हो गया राम सहाय पांडे का। तो राई मुख्यतः बुंदेलखंड में किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी थी। मृदंग वादक राम सहाय पांडे का वर्तमान में देहांत हो गया, जो सागर से संबंधित है, पद्मश्री से नवाजे गए। तो राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। चले अगला देखें, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, बताएं। मध्य प्रदेश आंसर दें। क्रिकेट नहीं है, कबड्डी नहीं है, हॉकी नहीं है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। देखें मलखंभ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मलखंभ देखें 2013 में स्थापित हुआ। इसके क्षेत्र में एक पुरस्कार मिलता है, उसका नाम है प्रभास जोशी पुरस्कार। प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? प्रभास जोशी पुरस्कार। मलखंभ के क्षेत्र में, प्रभास जोशी पत्रकार थे, लेकिन मलखंभ के क्षेत्र में इनके नाम पर एक पुरस्कार स्थापित हुआ, प्रभास जोशी पुरस्कार, जो मलखंभ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और मलखंभ अकादमी उज्जैन में है और इसके 14 केंद्र स्थापित हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है। और मलखंभ को 2013 में था। तो मलखंभ अकादमी कहाँ है? उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। इसका आंसर क्या हुआ? मलखंभ। आपने आंसर दिया होगा। चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? बताएं। जब मध्य प्रदेश का गठन होगा तो 1 नवंबर 1956 को भोपाल को राजधानी बना दिया। राजधानी बनाया गया 1 नवंबर 1956 को भोपाल को कैपिटल स्थापित कर दिया। लेकिन इस समय जिला भोपाल नहीं था। 1972 में जिला बना भोपाल, किससे अलग होकर? तो याद रखना, सीहोर की एक तहसील थी, सीहोर से अलग होकर।
आप सब जानते हैं भोपाल रियासत थी, जहां नवाबों का शासन था, रियासत थी, जिसे 1949 में भारतीय संघ में मिलाया गया, भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। किसका? भोपाल का, 1949 में। याद रखना है, हमीदुल्लाह वहां के नवाब थे, तब भारत सरकार ने 1949 में, मतलब आजादी 47 में, वैसे भारतीय संघ का हिस्सा 1949 में हो रहा। आप सब जानते हैं भोपाल राजा भोज ने बसाया, राजा भोज का भोपाल है, लेकिन भोपाल के आधुनिक संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान थे। तो आधुनिक संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। याद रखना। तो भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? 1956 में। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 1956। और पूरा डिटेल हमने बता दिया। सीहोर की तहसील थी भोपाल, 72 में जिला बनाया गया। चले अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? बताएं। महात्मा गांधी की अस्थियां मध्य प्रदेश में विसर्जित की गईं। अस्थियां एमपी के तिलवारा घाट में जो नर्मदा का घाट है, और कंचना घाट जो ओरछा में बेतवा का घाट है, यहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित हुई। तो उनका संबंध नहीं है। ये पेशवा थे बाजीराव, मराठवाड़ा क्षेत्र के पेशवा बाजीराव थे। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे, और इसका राइट आंसर हुआ जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया, और इन्होंने एमपी को भारत का हृदय प्रदेश या दिल कहा। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों आपने आंसर दिया होगा। मध्य प्रदेश का नाम खालिस्तान ने दिया, तो मध्य प्रदेश का नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, आपने आंसर दिया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां स्थित है? आंसर दें। देखो, यहां किला है सबसे बड़ा, यहां मंदिर है सबसे बड़ा। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है, दक्षिण का प्रवेश द्वार है असीरगढ़ का किला। आंसर दें जब तक। भोपाल में सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, भोपाल में सबसे बड़ी मस्जिद है मध्य प्रदेश की। और 2.5 सीढ़ी मस्जिद सबसे छोटी मस्जिद है जो भोपाल में है। सबसे बड़ा मंदिर मध्य प्रदेश का खजराना मंदिर है। खजराना मंदिर है। कौन सा मंदिर है? खजराना मंदिर है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है, चलिए आंसर दें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ग्वालियर में है। छठवें गुरु हरगोबिंद से संबंधित है, और जहांगीर के काल का है। उसको कहते हैं दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ये एमपी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो ग्वालियर में है। सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद से संबंधित है। हरगोबिंद को बंदी बनाया गया था जहांगीर ने, और ग्वालियर के किले में रखा था। तब इनकी चीजों को देखकर, और कहते हैं ये एक सिद्ध पुरुष थे, इनको देखकर अन्य राजाओं को भी रिहा करवाया छोर को पकड़कर, इसलिए नाम पड़ गया दाता बंदी छोड़। छठवें गुरु हरगोबिंद से संबंधित है और जहांगीर के काल का है। तो दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो ग्वालियर में स्थापित है। यानी इसका राइट आंसर क्या हुआ? ग्वालियर। आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? देखें, मध्य प्रदेश गुजरात बिल्कुल नहीं है भैया, क्योंकि किरार घाटी का संबंध अनूपपुर जिले से है। अनूपपुर
जिले से है, अनूपपुर जिले से है। तो ये मध्य प्रदेश गुजरात नहीं होगा क्योंकि अनूपपुर का संबंध गुजरात से नहीं है। महाराष्ट्र भी नहीं होगा क्योंकि अनूपपुर का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। राजस्थान भी नहीं होगा क्योंकि अनूपपुर का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखें, किरार घाटी छत्तीसगढ़ और अनूपपुर जिले की सीमा को साझा करती है। ये 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो विवादित है, इसलिए विवाद दिखता है। और किताबों में कहा जाता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और 7 जोड़ने पर यह होता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है। और ये कुल एमपी के क्षेत्रफल का, कुल एमपी के क्षेत्र का 9.38% है, 9.38% है। तो किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य है किरार घाटी। दोस्तों आपने आंसर दिए होंगे, ये आपके संपूर्ण प्रश्न हमने शेयर करवा दिए। तो आपका एक और टॉपिक है जिसका नाम है क्या? विविध। एमपी की विविध जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपके साथ शेयर कर ली। ठीक, अब अंतिम देख लें, मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार कितना है? मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार कितना है? और मध्य प्रदेश का देशांतर विस्तार कितना है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार कितना है? देखें, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये अक्षांश का विस्तार है मध्य प्रदेश में। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों ये था आपका टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मनोबल बना रहे और हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कंटेंट आपको देने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।